अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। धूल के बगुले उड़ाती वो बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। उस बैलगाड़ी में 3 नफूस सवार थे। बैलगाड़ी चलाने वाला माचू सपेरा था। माचू खानदानी सपेरा था। सांपों से माचू की मिसाली दोस्ती थी। सांप पकड़ना और सांप के कांटे का इलाज करना ही माचू सपेरे का पेशा था। बैलगाड़ी में माचू सपेरे के साथ घूंघट निकाले बैठी औरत माचू सपेरे की बीवी थी और बैलगाड़ी में लेटा तकलीफ से कराहता हुआ माचू सपेरे का इकलौता 10 साला बेटा ललन था। कई दिनों से ललन के पेट में तकलीफ हो रही थी। जब गांव के हकीम की दवाई से ललन को अफाका ना हुआ तो माचू सपेरे ने ललन को शहर के बड़े अस्पताल ले जाने की ठानी और आज सवेरे ही वो ललन और अपनी बीवी को बैलगाड़ी में सवार करके शहर की जानिब चल दिया था। शहर में डॉक्टर हमरे ललन को सही कर देवेगा ना? माचू सपेरे की बीवी ने माचू से पूछा। अरे बस, बड़े डॉक्टर साहिब हमरे ललन को एक सुई लगावेंगे और ललन भला चंगा हो जाएगा। माचू सपेरे ने पुरयकीन लहजे में अपनी बीवी को जवाब दिया। बड़े डॉक्टर साहिब हमरे ललन को देख तो लेवेंगे ना? माचू की बीवी को यकीन नहीं आ रहा था। अरे भगवान, तू ना जानत है, हो बड़े अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर है ना, हो अपने गांव के ही होवत हैं। वो बड़ी हवेली है ना, उसमें ही रात थे पहले। जब वो छोटे से थे ना तो बहुत आवत थे हमारी झोपड़ी में सांपन को देखन वास्ते। हम उसको गोद में खिलाई रहे। माचू ने यकीन भरे अंदाज में अपनी बीवी को जवाब दिया तो माचू की बीवी सर हिलाने लगी। ना रो ललन, बड़ा अस्पताल आने वाला है। हुआ के बड़े डॉक्टर साहब तुम्हारे को बिल्कुल ठीक कर देवेंगे। तू ना रो। माचू की बीवी ने अपने बेटे ललन का सर अपने जानों पर रख लिया और प्यार से उसके घुंघरूदार बालों में हाथ फेरने लगी। ललन तकलीफ की वजह से करा रहा था। तकलीफ के बायस उसकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। माचू ने सर घुमाकर अपने बेटों को देखा जो तकलीफ की वजह से बार बार अपना पेट पकड़ रहा था। अरे चलना, काहे ठुमक ठुमक मटक रिया है? माचू ने लकड़ी की नोक बैल की कमर में चुभोई तो बैल तेज और तेज दौड़ने लगे। कुछ ही देर में बैलगाड़ी गांव की कच्ची सड़क से निकलकर शहर की पक्की सड़क पर आ गई। अब बैल ज्यादा तेजी से दौड़ रहे थे। माचू बैलगाड़ी चलाते हुए बार बार अपनी गर्दन घुमा घुमाकर अपने इकलौते बेटे को भी देखता जा रहा था। ललन पेट की तकलीफ की वजह से दोहरा हुआ जा रहा था। ललन का चेहरा तकलीफ के बायस सुर्ख पड़ चुका था। उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर माचू का दिल कट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो उड़कर अपने बेटे को अस्पताल ले जाता। ललन की माँ बार बार ललन के चेहरे पर आने वाला पसीना अपने आंचल से साफ कर रही थी। उसकी आंखें अपने इकलौते बेटे की तकलीफ की वजह से बार बार डुबडुबा रही थी। उसकी पलकों पर आंसू सितारों की मानिंद चमक रहे थे। उसने अपने होंठ अपने होंठों तले दबाए हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी हिचकियां रोक रही थी। माचू ने यह सब देखते हुए बैलगाड़ी को मजीद तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। साथ ही वो अपनी बीवी और अपने बेटे को तसल्ली भी दिए जा रहा था। थोड़ी देर में शहर का बड़ा सरकारी अस्पताल आ गया। माचू सपेरे ने अस्पताल के दरवाजे के सामने बैलगाड़ी रोकी और अपने बीमार बेटे ललन को अपने बूढ़े बाजुओं में उठाया। चल रही, जल्दी चल। माचू ने ललन को हाथों में उठाते हुए अपनी बीवी से कहा और ललन को लिए अस्पताल के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अस्पताल में दाखिल होने के बाद माचू ने एक खाली बेंच पर ललन को लिटाया, फिर अपनी बीवी से कहने लगा, तू ललन के पास बैठ, मैं बड़े डॉक्टर साहिब को देखा था। माचू ये कहकर आगे बढ़ गया। भाया, ओ भाया, ये डॉक्टर साहिब कहाँ हुए हैं? माचू ने गुजरते हुए आदमी से पूछा। आज डॉक्टर्स की हड़ताल है अस्पताल में। उस आदमी ने माचू को जवाब दिया। हड़ताल? माचू ने हड़ताल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हड़ताल क्या हुए है? माचू ने उस आदमी से पूछा। जब कोई शख्स काम नहीं करता तो उसे हड़ताल कहते हैं। उस आदमी ने झुंझलाकर जवाब दिया। अरे हम बड़े डॉक्टर साहिब को जानत रहे, वो हमरे गांव के हुए हैं। तुम बस हमका जगह बता दो, वो कहाँ मिलेंगे? माचू ने इठलाकर कहा। कौन से बड़े डॉक्टर, क्या नाम है उनका? उस आदमी ने माचू से पूछा तो माचू सोच में पड़ गया। बचपन में तो हम उनको छोटे मालिक कहत रहे,
माचू सोचते हुए बुड़बुड़ाया। माचू को सोचता देखकर वो आदमी आगे बढ़ गया। अरे अरे, याद आया भाया, हमको याद आ गया। उन डॉक्टर साहिब का नाम शिराजी है। माचू ने दौड़कर उस आदमी को रोका और कहा, डॉक्टर शिराजी? उस आदमी ने सोचते हुए खुद कलामी की, फिर अस्पताल की लंबी राहदारी में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। वो रहे डॉक्टर शिराजी, वो सामने मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। उस आदमी ने राहदारी के कोने में इशारा करते हुए माचू को बताया तो माचू ने उस आदमी की उंगली की सिमत देखा। वहां डॉक्टर शिराजी बहुत से लोगों के दरमियान खड़े थे और लोग उनसे तरह तरह के सवालात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आखिर आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? एक चैनल के रिपोर्टर ने डॉक्टर शिराजी से सवाल किया। हमारी तनख्वाहों और मराहत में इजाफा किया जाए और हम डॉक्टरों से 8 घंटे की बजाय 6 घंटे ड्यूटी ली जाए, और हमारे जिन साथियों को ट्रांसफ़र करके पसमानदा इलाकों में भेज दिया गया है उनके ट्रांसफ़र्स मनसूख किए जाएं और उन्हें दोबारा शहर के अस्पतालों में तैनात किया जाए। डॉक्टर शिराजी ने अपने हाथ में पकड़े हुए कागज़ को पढ़ते हुए जवाब दिया। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। हमारी एक्शन कमेटी का हुकूमत से रब्ता हुआ था। हमने उन्हें अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया था। डॉक्टर शिराजी ने जवाब दिया। हुकूमत से आपको क्या जवाब मिला? हुकूमत ने हमारे चार्टर ऑफ डिमांड को मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए हम डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है और शाम को प्रेस क्लब पर एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। आप लोगों की यह हड़ताल कब तक जारी रहेगी? एक रिपोर्टर की जानिब से फिर सवाल हुआ। जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाएंगे हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और किसी मरीज को नहीं देखेंगे। डॉक्टर शिराजी ने मुस्तहकम लहजे में रिपोर्टर को जवाब दिया। आपकी हड़ताल की वजह से गरीबों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे गरीब बीमार मरीजों को बहुत तकलीफ हो रही है। एक रिपोर्टर ने डॉक्टर शिराजी की तवज्जो राहदारी में कराते हुए गरीब मरीजों की जानिब दिलाते हुए कहा, मरीजों की मुश्किलात का अंदाज़ा हमको भी है, हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, मगर हम क्या करें? इन गरीब मरीजों को होने वाली मुश्किलात की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है। हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम कर ले तो हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर शिराजी ने जवाब दिया। हुकूमती अरकान को तो आपकी हड़ताल से कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग तो अपना इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आपकी हड़ताल से सिर्फ गरीब लोग ही मुतासिर हो रहे हैं। एक रिपोर्टर ने डॉक्टर शिराजी को जज्बाती करना चाहा। हम डॉक्टर्स ने सारे माशरे का ठेका नहीं ले रखा। अगर आपको गरीब मरीजों से इतनी ही हमदर्दी है तो हुकूमत को मजबूर करें कि वो हमारे मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर कर लें। डॉक्टर शिराजी ने रिपोर्टर को जवाब दिया और अपने आदमियों के साथ राहदारी के कोने में बने कमरों में से एक कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर डॉक्टर शिराजी ने अपने दाएं हाथ पर खड़े शख्स को मुखातिब किया और कहने लगे, शाम को प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरे के सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं? जी जी सर, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। रूम कूलर, मिनरल वाटर की ठंडी बोतलें पहुंचा दी गई हैं और वहां एक बड़ा शामियाना भी लगा दिया गया है। उस आदमी ने जवाब दिया। डॉक्टर शिराजी ने हुंकारा भरा। देखो, एहतजाजी मुजाहरे में किसी डॉक्टर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर, आप बेफिक्र रहें, सारे इंतजामात मैंने खुद कराए हैं। अपोजिशन से बात हुई? डॉक्टर शिराजी ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद पूछा। जी सर, अपोजिशन से भी बात हुई है। वो कहते हैं कि आज का मुजाहरा देखने के बाद वो हमारे हक में बयान जारी करेंगे। डॉक्टर शिराजी ने सोचते हुए एक बार फिर हुंकारा भरा। आज का मुजाहरा हर हालत में कामयाब होना चाहिए। बेफिक्र रहें सर, आज का मुजाहरा हर सूरत में कामयाब होगा। मैंने दूसरा इंतजाम भी कर रखा है। उस आदमी ने आंख दबाकर डॉक्टर शिराजी से कहा। हाँ, मुजाहरा हर हालत में पुरतशद्दुद होना चाहिए ताकि हम मजलूम बनकर लोगों की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें। सर, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, आप फिक्र न करें। हुकूमत को हमारे सामने घुटने टेकने ही होंगे। उस आदमी ने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया तो डॉक्टर शिराजी सर हिलाने लगे। डॉक्टर साहिब, डॉक्टर साहिब। माचू सपेरा दरवाजे पर खड़े चपड़ासी को धक्का देते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर दुहाई देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर साहिब, हमरे ललन को देख लियो, वो बहुत बीमार है। माचू ने डॉक्टर शिराजी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आज हड़ताल है, किसी मरीज को नहीं देखा जाएगा। डॉक्टर शिराजी ने नखवत से जवाब दिया। डॉक्टर साहिब, डॉक्टर साहिब, हमरे ललन की 4 दिनन से आंख न खोली रही, इसको देख लो वरना वो मर जायो डॉक्टर साहिब। डॉक्टर शिराजी के पैरों को हाथ लगाते हुए माचू रो पड़ा। मरता है तो मर जाए, मैं क्या करूं? आज हड़ताल है, किसी मरीज को चेक नहीं किया जाएगा। डॉक्टर शिराजी ने अपने पैरों से माचू को पीछे धकेलते हुए जवाब दिया। मालिक, आप हमको नहीं पहचाने?
हम माचू सपेरा। माचू ने अपना तारुफ करवाया, मगर डॉक्टर शिराजी की आंखों में शनासाई की कोई रमक पैदा नहीं हुई। कौन माचू सपेरा? मालिक, हम गांव में रहत रहे, आप हमारी झोंपड़ी में आवत रहे सांपन को देखन वास्ते। हम आपको गोदो खिलाई रहे मालिक। माचू ने डॉक्टर शिराजी को याद दिलाने की कोशिश की। बाहर करो इसे, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। डॉक्टर शिराजी ने अपने साथ खड़े आदमियों से कहा, तो दो आदमी माचू सपेरे को धकेलते हुए कमरे से बाहर ले गए। मालिक, मालिक, डॉक्टर साहिब, देख ले वो हमरे ललन को, वरना वो मर जायो मालिक, मर जायो। माचू सपेरा दुहाई देता रहा, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर शिराजी अपने आदमियों के साथ लंबी सी गाड़ी में बैठकर चले गए। माचू सपेरा हर एक शख्स के सामने हाथ जोड़ रहा था, हर एक के पैर पकड़ता रहा, मगर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। माचू हैरान हो रहा था कि यह कैसा शहर है जहां एक इंसान की जान की किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। यहां हर शख्स बेहिस है। शायद शहर वालों के सीने में दिल की जगह अल्लाह ने पत्थर रख दिया है। माचू गांव का आदमी था, जहां हर शख्स खुलूस से दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ता था। माचू हैरान था और रो रो कर हर शख्स के सामने फरियाद कर रहा था, ललन के अब्बा, ललन के अब्बा। माचू को अपने पीछे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी तो वो फौरन उसके पास पहुंच गया। कहाँ हो गयो? माचू ने बेकरारी से पूछा। ये ललन को देखियो, क्या हुआ? ये कुछ ना बोला थे। माचू की बीवी ने अपने बेटे के चेहरे को हाथों में उठाते हुए कहा तो माचू सपेरे ने बेकरारी से ललन को झंझोड़ डाला। ललन, ललन बिटवा, उठ ललन, उठ बिटवा। माचू ललन को बुरी तरह झंझोड़ रहा था, मगर ललन बिल्कुल खामोश बेहिस पड़ा था। ये हमरे ललन को क्या हो गयो? ये काहे ना बोल रहे हो? माचू सपेरे ने अपने गिर्द लगी भीड़ की जानिब देखते हुए पूछा तो भीड़ में खड़ा एक आदमी आहिस्ता से आगे बढ़ा। उस आदमी ने ललन के दिल के मकाम पर हाथ रखकर ललन के दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी उंगलियां ललन की नाक के पास रखी और महसूस करने की कोशिश करने लगा, ललन सांस ले रहा है या नहीं। मगर उस आदमी को ना ललन के दिल की धड़कन सुनाई दी और ना ही ये महसूस हुआ कि ललन सांस ले रहा है। ललन मर चुका था। ये महसूस करके उस आदमी ने ललन की खुली हुई आंखें बंद की और माचू सपेरे के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, तुम्हारा बेटा मर चुका है। नहीं नहीं, हमारा ललन ना मरियो। माचू सपेरे की बीवी उस आदमी की बात सुनकर बेख्तियार रोने लगी। उसने जोर से ललन की लाश को सीने से लगा लिया और जार जार रोने लगी। माचू सपेरे की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। अतराफ में खड़े लोग माचू सपेरे को तसल्लियां देने लगे। काफ़ी देर तक माचू और उसकी बीवी ललन की लाश से लिपटे आंसू बहाते रहे। फिर माचू को ही करार आया। उसने लोगों की मदद से ललन की लाश को बैलगाड़ी में रखवाया और रोते हुए वापस गांव की जानिब चल दिया। माचू सपेरा जब ललन की लाश को बैलगाड़ी में लादे गांव पहुंचा तो शाम का झटपटा छा रहा था। माचू की बैलगाड़ी गांव की हुदूद में दाखिल हुई। सारे गांव वाले बैलगाड़ी के गिर्द जमा हो गए। का हुआ? ललन सही हो गयो? मर गयो ललन, मर गयो। ना देखियो हमरे ललन को बड़े डॉक्टर, मार डालियो हमरे ललन को उस डॉक्टर ना, मार डालियो। हमदर्दी पाकर माचू फट पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माचू की बीवी भी हिचकियां ले लेकर रोने लगी। गांव की औरतों ने आगे बढ़कर माचू की बीवी को संभाला और गांव के मर्द माचू को तसल्लियां देने लगे। कुछ जवानों ने ललन की लाश को बैलगाड़ी से उतारा और माचू की झोंपड़ी के सामने एक चारपाई बिछाकर उस पर ललन की लाश रख दी। माचू फटी फटी नजरों से अपने प्यारे बेटे की लाश को तके जा रहा था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे। माचू की बीवी भी मुसलसल बहन कर रही थी। तमाम गांव वाले अफसुर्दा से माचू के गिर्द खड़े थे। हर शख्स की आंख में ललन की नागहानी मौत पर आंसू थे। गांव का हर फर्द अफसुर्दा था। ललन की लाश चारपाई पर रखी हुई थी। उसी वक्त माचू सपेरे की झोंपड़ी से एक सियानाग निकला और तेजी से रेंगता हुआ उस चारपाई के पास आया जिस पर ललन की लाश रखी थी। फिर वो चारपाई के पाए का सहारा लेते हुए चारपाई पर ललन की लाश के पास पहुंच गया और ललन की लाश को सूंघने लगा। मर गयो तुम्हारा दोस्त बबुआ, मर गयो। उस बड़े डॉक्टर ने मार दियो तुम्हारे दोस्त को बबुआ। सियानाग को देखते ही माचू सपेरा चीख चीख कर रोने लगा। सियानाग ललन के चेहरे के पास अपना मुंह ले जाकर ललन के चेहरे को सूंघने लगा। सियानाग की दुम बार बार ऊपर उठकर ललन के जिस्म पर गिर रही थी।
जैसे सियानाग ललन को हिला हिला कर उठाना चाह रहा हो। जब सियानाग को महसूस हुआ कि ललन बेहिसो हरकत पड़ा है और उसमें जिंदगी की कोई रमक नहीं है और ललन मर चुका है, तो सियानाग गुस्से से बल खाने लगा। उसके मुंह से दर्दनाक फुंकारें निकल रही थी, जैसे वो बैन कर रहा हो। सियानाग की गोल गोल चमकदार सुर्ख आंखों से आंसू निकलने लगे। साफ महसूस हो रहा था कि सियानाग को ललन की मौत से बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। और क्यों ना दुख हो, आखिर दोनों बचपन के साथी थे। ललन और सियानाग बहुत छोटे से थे जब से एक दूसरे के जिगरी यार थे। दोनों ज्यादातर वक्त साथ ही गुजारते थे और साथ ही खेलते थे। सियानाग थोड़ी देर ललन की लाश पर बैठा आंसू बहाता रहा। फिर ललन के पास से हटकर वो माचू सपेरे के पास आया। माचू सपेरे ने सियानाग को हाथों में उठा लिया और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, बबुआ, मर गयो तुम्हारा साथी, तुम्हारा दोस्त। उस बड़े डॉक्टर ने ललन को मार दिया। वो बड़ा डॉक्टर बहुत जालिम है, वो बहुत कठोर है। माचू सपेरे के आंसू फिर निकलने लगे। उसने सियानाग को अपने बाजुओं में भींचकर गले से लगा लिया और रोने लगा। सियानाग की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर रोने के बाद माचू ने सियानाग को जमीन पर छोड़ दिया। सियानाग दोबारा ललन की चारपाई पर चढ़कर ललन की लाश के ऊपर बैठ गया और अपना चेहरा ललन के चेहरे के साथ मिलाकर रोने लगा। माचू, रात होने वाली है, ललन की तदफीन कर देनी चाहिए। गांव की इकलौती मस्जिद के मौलाना ने आगे बढ़कर माचू के कंधे पर हाथ रखा तो माचू के रोने की आवाज तेज हो गई। इंसान जमीन की अमानत है, हमें जमीन की अमानत जल्द अज जल्द सुपुर्द कर देनी चाहिए, मौलाना ने एक बार फिर कहा तो माचू ने रोते हुए गर्दन हिलाकर ललन की लाश उठाने की इजाजत दे दी। माचू सपेरे की इजाजत मिलने के बाद मौलाना ने गांव के 4 हट्टे कट्टे जवानों को ललन की लाश उठाने का कहा। मौलाना की बात सुनकर गांव के जवान आगे बढ़े और ललन की लाश उठाने लगे। मगर जैसे ही गांव के जवान ललन की लाश उठाने लगे, ललन के लाश के पास बैठे सियानाग ने एक जोरदार फुंकार मारी। सियानाग की फुंकार में इतनी दहशत थी कि चारों जवान ललन की लाश को छोड़कर पीछे हट गए। उनके चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ चुके थे। वो ललन की लाश से दूर खड़े खौफजदा नज़रों से सियानाग को देखने लगे। माचू, इस नाग को काबू करो, मौलाना ने सियानाग की जानिब इशारा करते हुए माचू से कहा। सियानाग ललन की लाश के पास सर उठाए बैठा था। उसकी 2 शाखा जबान मुंह से बाहर निकली हुई थी। वो इंतहाई गुस्सीली नज़रों से सबको देख रहा था। साफ नज़र आ रहा था कि वो किसी को ललन की लाश उठाने नहीं देगा। ये देखकर माचू अपनी जगह से उठा और छोटे छोटे कदम उठाता ललन की लाश के पास आया। ललन की लाश के पास आकर माचू ने एक उदास नज़र अपने इकलौते बेटे ललन की लाश पर डाली और फिर हाथ बढ़ाकर सियानाग को गर्दन के पास से पकड़ लिया। जैसे ही माचू ने सियानाग को गर्दन से पकड़कर ललन की लाश से दूर किया, सियानाग गुस्से से बल खाने लगा। वो मचल मचल कर माचू सपेरे के हाथ से निकल जाना चाह रहा था। सियानाग की कोशिश थी कि वो माचू सपेरे की गिरफ्त से आज़ाद होकर ललन के पास चला जाए। सियानाग जोर जोर से फुंकार रहा था। वो बार बार अपनी गर्दन घुमाकर ललन को देख रहा था। माचू सपेरे ने सियानाग को दोनों हाथों में पकड़ा और ललन की लाश से दूर ले गया। ललन की लाश से काफ़ी दूर हटने के बाद माचू ने घनी झाड़ियों के पास सियानाग को ज़मीन पर छोड़ दिया। सियानाग आज़ाद होते ही ललन की लाश की जानिब बढ़ा, मगर माचू उसकी राह में खड़ा हो गया। सियानाग ने अपना मुंह ऊपर करके माचू की जानिब देखा। सियानाग के चेहरे पर दर्द के आसार नुमाया थे। जा बबुआ जा, तू भी चला जा, तुम्हारा साथी चला गया, अब तू भी चला जा, मुझे छोड़कर चला जा, माचू ने सियानाग से कहा तो सियानाग ने हैरान नज़रों से माचू की जानिब देखा। हाँ, मैं भी कह रही हूँ, तू मन्ने छोड़ के चला जा, जा चला जा, माचू सपेरे ने सियानाग की जानिब पीट करते हुए कहा। माचू की आंखों में आंसू थे। सियानाग ने पहले माचू की जानिब देखा, फिर दूर रखी ललन की लाश को देखा। ललन की लाश को देखते ही सियानाग की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ माचू के करीब आया और अपना सर माचू के पैरों पर रखा, जैसे माचू की कदम बोसी कर रहा हो। माचू की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। फिर वो सियानाग रेंगता हुआ करीबी झाड़ियों में गायब हो गया। सियानाग के जाने के बाद मौलाना ने जवानों को फिर इशारा किया तो जवानों ने ललन की लाश वाली चारपाई अपने हाथों में उठा ली और ललन की लाश को मस्जिद की जानिब ले जाने लगे। ए कहाँ ले जावा तो हमरे ललन को, छोड़ दो, माचू सपेरे की बीवी ललन की चारपाई पकड़ते हुए चीखी।
साथ ही उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। माचू सपेरे की बीवी रो रो कर फरियाद कर रही थी। उसकी फरियाद में इतना दुख था कि तमाम गांव वालों का दिल तड़प उठा। माचू ने आगे बढ़कर अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखा और उसे ललन की चारपाई से दूर ले गया। अरे देखियो ललन के अब्बा, ये लोग हमरे ललन को कहाँ ले जावत हैं। अरे रोक ले उनको ललन के अब्बा, रोक ले। माछू की बीवी माछू का गिरेबान पकड़कर बैन करने लगी। सबर कर भगवान, सबर कर। हमरा ललन बहुत अच्छी जगह चले गयो, वहाँ उसे कोई तकलीफ ना होवे। ना ले जाओ हमरे ललन को, ना ले जाओ, वो बीमार है, ना ले जाओ। माछू की बीवी का बहन जारी था। मर गयो तुम्हारा ललन, मर गयो, होश में आ। माछू ने अपनी बीवी को झंझोड़ते हुए कहा। मर गयो, मर गयो, हाँ मर गयो, हमरा ललन मर गयो। वो डॉक्टर मार डालियो हमरे ललन को, वो कातिल है हमरे ललन का, हाँ मार डालियो हमरे ललन को। माछू की बीवी गायब दिमागी के साथ खला में घूरते हुए बुड़बुड़ाने लगी तो माछू उसे गले से लगाकर रोने लगा। थोड़ी देर में गांव वालों ने ललन को उसकी आखिरी आरामगाह में पहुंचा दिया। माछू और उसकी बीवी का गम किसी से देखा नहीं जा रहा था। तमाम गांव वाले माछू और उसकी बीवी को तसल्लियां दे रहे थे, मगर माछू और उसकी बीवी को किसी कल चैन नहीं आ रहा था। उन दोनों की तो दुनिया अंधेर हो गई थी। उनका लाडला, उनका प्यारा, उनकी आंखों का तारा, उनका राज दुलारा, उनकी आंखों की ठंडक, उनके दिल का चैन, उनका इकलौता बेटा ललन इस दुनिया से चला गया था। दुख की एक भारी सिल थी जो माछू और उसकी बीवी के दिल पर रख दी गई थी। उनकी आंखों से उनका खून पानी बनकर बह रहा था। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख बूढ़े बाप के कांधों पर जवान बेटे की लाश है, और यह दुख माचू सपेरे ने सहा था। उधर शहर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। आखिरकार 2 माह बाद हुकूमत ने डॉक्टरों के सामने घुटने टेक दिए थे और डॉक्टर्स के सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुतालबात मंजूर होने के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी थी और अपनी ड्यूटियों पर वापस आ गए। मगर इस अरसे में कितने माचू खून के आंसू रोए, कितने ललन महज दवाई न मिलने की वजह से बिन खिले मुरझा गए, कितने बच्चे जवान होने से कबल ही मौत के अंधे गार में उतर गए, कितनी माँओं की गोद उजड़ी, कितनी बहनों ने अपने गबरू भाइयों को खो दिया, कितनी ही औरतों ने सुहाग का रंगीन आंचल छोड़कर बेवगी की सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने बच्चों ने अपनी जन्नत खो दी। उसका हिसाब किसी ने नहीं लिया। सब खुश थे, हुकूमत खुश कि हड़ताल ख़त्म हो गई, डॉक्टर्स खुश कि उनके मुतालबात मंजूर हो गए, मरीज़ खुश के डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियों पर वापस आ गए। मगर पिछले दिनों का हिसाब कौन लेगा? पिछले अरसे में कितने लोग महज हुकूमत और डॉक्टर्स की अना की भेंट चढ़ गए, उसका हिसाब किसी ने नहीं लिया। किसी को भी याद न रहा कि पिछले वक्तों में क्या हुआ। बस सारे खुश थे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दे रहे थे। डॉक्टर शिराजी भी बहुत खुश थे। उनकी हड़ताल जो कामयाब रही थी, आखिरकार उन्होंने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया था। वो बहुत खुश थे कि उनकी तनख्वाह और मरात में इजाफा हो गया था और साथ ही उनके ताल्लुकात सियासी जमातों के कायदीन से भी हो गए थे। उन्हें कभी उम्मीद थी कि ताल्लुकात की बदौलत वो जल्द ही बहुत ऊंचा मकाम पालेंगे, मगर उस ऊंचे मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने सरों को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया, ये सोचने का उनके पास वक्त नहीं था। ललन को मरे 2 साल बीत गए। ललन के मरने के बाद माछू सपेरे और उसकी बीवी ने दुनिया त्याग दी। माछू सपेरे ने अपने तमाम सांपों को आज़ाद करके जंगल में छोड़ दिया। उसने अपनी बीन और सपेरों का मखसूस झोला भी एक पुराने संदूक में बंद कर दिया। उसने कसम खा ली थी कि अब वो कभी बीन नहीं बजाएगा। गांव के रहमदिल लोग खाना वगैरह माछू और उसकी बीवी को दे जाते तो वो दोनों अपने पेट का दोजख भर लेते, वरना अपने पैर अपने पेट से लगाकर सोते रहते। गांव के अक्सर लोगों का ख्याल था कि माछू और उसकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है और बुढ़ा बुढ़ी अब नॉर्मल हो गए हैं। लिहाजा गांव के ज़्यादातर लोग उन दोनों से कतराने लगे थे। गांव के चंद ही घर ऐसे थे जो अब भी माछू और उसकी बीवी का ख्याल रख रहे थे और कभी कभार उन दोनों को खाना वगैरह दे जाते थे। आज 2 साल बाद डॉक्टर शिराजी अपने गांव जा रहे थे। उनके साथ उनकी बीवी और 15 साल का लाडला इकलौता बेटा शान भी था। शान अपने बाप का बेहद लाडला था। ख़ास तौर पर डॉक्टर शिराजी की तो शान में जान थी। डॉक्टर शिराजी शान को प्यार से शानी कहकर पुकारते थे। डॉक्टर शिराजी के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने शानी को खुदसर बना दिया था। वो हर हालत में अपनी ज़िद पूरी करता था। डॉक्टर शिराजी भी
शानी के मुंह से निकलने से पहले ही उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते थे। इसी बात पर शानी को खुदसर और जिद्दी बना दिया था। पापा, हवेली में चाचू ने वाकई सांप पाले हुए हैं। शानी, जो बहुत देर से कार की खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रहा था, अपने डॉक्टर बाप शिराजी से पूछने लगा। हाँ, तुम्हारे चाचू ने वाकई सांप पाले हुए हैं। उन्होंने अपने सांपों की वीडियो भेजी तो थी ना? तुमने नेट पर वो वीडियो देखी तो थी? डॉक्टर शिराजी ने जवाब देते हुए शानी से सवाल कर डाला। हाँ, मैंने वो वीडियो देखी थी, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वाकई चाचू ने सांप पाले हुए हैं? शानी ने जवाब देने के बाद डॉक्टर शिराजी से फिर सवाल कर डाला। हाँ, तुम्हारे चाचू ने वाकई सांप पाले हुए हैं। बड़े नायाब किस्म के सांप हैं तुम्हारे चाचू के पास, डॉक्टर शिराजी ने जवाब दिया। छी, मुझे तो सांपों से घिन आती है। कैसे बदशक्ल और लजलजे होते हैं, और खौफनाक भी। मिसिज शिराजी ने झुरझुरी लेते हुए कहा। सांप से मर्द बच्चे खेलते हैं। सांप पालने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। और ये जिगरा सिर्फ हमारे खानदान के मर्दों में है। डॉक्टर शिराजी ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए अपनी बेगम से कहा। बचपन में मुझे भी बहुत शौक था सांपों से खेलने का। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद डॉक्टर शिराजी बोले। शानी, आप सांपों से ज़्यादा छेड़खानी मत करना, मिसिज शिराजी ने अपने बेटे शानी से कहा। तो शानी इस बात में सर हिलाने लगा। आज मौसम के तेवर भी खतरनाक नजर आ रहे थे। दुआ करो कि बारिश होने से पहले हम लोग हवेली में पहुंच जाए, डॉक्टर शिराजी ने आसमान पर छाने वाले काले काले बादलों को देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। वाकई मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। अगर रास्ते में बारिश हो गई तो क्या होगा? मिसिज शिराजी ने आसमान की जानिब देखते हुए अपने शौहर डॉक्टर शिराजी को जवाब दिया। मिसिज शिराजी की बात सुनकर डॉक्टर शिराजी ने कार की रफ्तार मजीद तेज कर दी। जैसे ही डॉक्टर शिराजी की कार गांव की हदूद में दाखिल हुई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। डॉक्टर शिराजी निहायत महारत से अपनी कार ड्राइव करते हुए हवेली के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गए। हवेली के मरकजी दरवाजे के सामने पहुंचकर डॉक्टर शिराजी ने कार का हॉर्न बजाया तो हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया और डॉक्टर शिराजी अपनी कार हवेली के अंदर ले गए। डॉक्टर शिराजी ने कार हवेली के वसी लॉन में रोकी तो कई नौकर हाथों में छतरियां पकड़े कार के करीब आ गए। डॉक्टर शिराजी, मिसिज शिराजी और शानी उन छतरियों के नीचे बारिश से बचते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। हवेली के अंदर बड़े से कमरे में डॉक्टर शिराजी के भाई शाहनवाज, उसकी बीवी मिसिज शाहनवाज ने उनका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। डॉक्टर शिराजी जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, शाहनवाज ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया तो डॉक्टर शिराजी ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। मिसिज शिराजी ने मिसिज शाहनवाज से गर्म जोशी से मुसाफा किया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। शाहनवाज ने अपने भाई से गले मिलने के बाद अपनी भाभी को सलाम किया तो मिसिज शिराजी ने सर हिलाकर अपने देवर के सलाम का जवाब दिया। अरे भाई, हमारे शहजादे साहब कहाँ हैं? शाहनवाज ने कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा। मैं इधर हूँ चाचू। शानी ने कमरे के कोने में रखे सांपों के मुजस्समे पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया तो शाहनवाज जल्दी से शानी के पास पहुंच गया और शानी को अपने गले से लगा लिया। कैसे हो शहजादे? शाहनवाज ने शानी को गले लगाते हुए पूछा। ठीक हूँ चाचू। जवान हो गए हो, मूछें भी आने लगी हैं। शाहनवाज ने शानी की मूछों की जगह पर हाथ फेरते हुए कहा, जहाँ हल्की सी मूछें उग रही थी। 15 साल का हो गया है, मूछें तो आएंगी ही। डॉक्टर शिराजी ने शानी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। कद में तो आपके बराबर हो गया है भाईजान। शाहनवाज शानी को डॉक्टर शिराजी के साथ खड़ा करते हुए बोला। हाँ, अपने बेटे को अपने सामने जवान होते देखना बड़े नसीब की बात है, डॉक्टर शिराजी ने शानी को देखते हुए कहा। वाकई भाईजान, आप सही कह रहे हैं। चाचू, मुझे आपके सांप देखने हैं, शानी ने शाहनवाज को मुखातिब करते हुए कहा। अरे शहजादे, अभी तो आए हो, थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर देख लेना, शाहनवाज ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मुझे अभी देखने हैं, शानी जिद्दी बच्चे की तरह बोला। ये अब जिद पर आ गया है, अपनी बात मनवा कर ही मानेगा, डॉक्टर शिराजी ने अपने भाई शाहनवाज से कहा तो शाहनवाज सर हिलाने लगा। अच्छा अच्छा शहजादे, रूठो नहीं, मैं मंगवाता हूँ सांपों को। शाहनवाज ने शानी को रूठे हुए देखा तो उसे मनाते हुए बोला। सच चाचू? सूर्या से कहो कि सांपों का पिंजरा उठा लाए। शाहनवाज ने कमरे में अदब से हाथ बांधे खड़े नौकर से कहा तो नौकर जी मालिक कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ओए शहजादे, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब तो हंस दो, शाहनवाज ने शानी के पेट में गुदगुदी करते हुए कहा तो शानी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। थैंक यू चाचू। ये सूर्या कौन है? शाहनवाज और शानी की बातें ख़त्म हुई तो डॉक्टर शिराजी ने अपने छोटे भाई शाहनवाज से पूछा। सपेरा है,
मैंने सांपों की देखभाल के लिए नौकर रखा है, शाहनवाज ने जवाब दिया तो डॉक्टर शिराजी सर हिलाने लगे। मुझे तो ये रेंगती हुई मखलूक बहुत बुरी लगती है। सच, मुझे सांपों से बहुत घिन आती है। मिसिस शिराजी ने मर्दों की बातों में दखल देते हुए कहा। बड़े खूबसूरत सांप है मेरे पास, आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी, शाहनवाज ने मिसिस शिराजी की जानिब घूमते हुए कहा। इन्हें अपनी बीवी से ज़्यादा इन सांपों की फिक्र रहती है और ये अपना ज़्यादा वक्त भी इन सांपों के साथ ही गुजारते हैं। बीवी को तो पूछते भी नहीं। मिसिस शाहनवाज ने अपने जेठ डॉक्टर शिराजी और मिसिस शिराजी से शिकवा किया। शायद पिछले जन्म में शाहनवाज कोई नाग था, इसीलिए इस जन्म में से सांप अच्छे लगते हैं, डॉक्टर शिराजी ने मुस्कुराकर कहा तो सब लोगों के मुंह से एक जोरदार कहकहा निकल गया। मालिक, दरवाजे पर से आवाज़ आई तो सबने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजे के दरमियान में एक दुबला पतला काला भजंग आदमी खड़ा था, जिसने एक बहुत बड़ा सा पिंजरा उठाया हुआ था। आओ आओ सूर्या, आओ, शाहनवाज ने सूर्या को कमरे में आने की इजाज़त दी तो सूर्या पिंजरा उठाए कमरे में दाखिल हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा बड़ा सा पिंजरा कमरे के वस्ते में रखा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। हमारे शहजादे को सांपों का नज़ारा कराओ, शाहनवाज ने सूर्या से कहा तो सूर्या ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। सूर्या के दरवाज़ा खोलते ही बहुत सारे सांप एक दूसरे के ऊपर फिसलते, एक दूसरे के ऊपर से रगड़ खाते पिंजरे से बाहर आने लगे। काले, चितकबरे, भूरे, ऊधे, हरे, हर रंग के सांप पिंजरे से बाहर निकल रहे थे। किसी सांप के काले जिस्म पर सफ़ेद धारियां थीं तो किसी सांप के जिस्म पर बड़े बड़े भूरे धब्बे पड़े हुए थे। किसी सांप की जिल्द इतनी चमकदार थी कि उस पर नज़र नहीं ठहरती थी। तमाम सांप पिंजरे से निकलकर कमरे के फर्श पर फैल गए। छी, मुझे तो इनसे डर लग रहा है, मिसिस शिराजी अपने पैर सोफे के ऊपर करते हुए बोली। देखो कितना खूबसूरत सांप है, डॉक्टर शिराजी ने एक ऊधे रंग के सांप को पकड़कर मिसिस शिराजी को दिखाते हुए कहा। छोड़ दें, काट लेगा, मिसिस शिराजी ने खौफ से कांपते हुए डॉक्टर शिराजी से कहा। भाभी, इन सांपों का जहर निकाल दिया गया है और इनके जहरीले दांत तोड़ दिए गए हैं, आप फिक्र न करें, ये बेज़रर सांप हैं, शाहनवाज ने मिसिस शिराजी का खौफ दूर करते हुए कहा। फिर भी सांप सांप ही होता है। मिसिस शिराजी का खौफ किसी तरह दूर नहीं हो रहा था। शानी तमाम सांपों के दरमियान फर्श पर पैर मोड़े बैठा था। वो कभी एक सांप को उठाता और कभी दूसरे सांप को गले में डाल लेता। सांपों के साथ खेलकर शानी बहुत खुश हो रहा था। कई सांप शानी के आगे पीछे रेंग रहे थे और शानी उनसे खेल रहा था। देखो, शानी सांपों से खेलकर कितना खुश हो रहा है, डॉक्टर शिराजी ने अपनी बीवी की तवज्जो शानी की जानिब कराई। आप ही का बेटा है, वो क्यों डरेगा सांपों से, मिसिस शिराजी ने जवाब दिया। आप भी तो हमारी बेगम हैं, आपको क्यों डर लग रहा है, इतना कहकर डॉक्टर शिराजी ने एक सांप मिसिस शिराजी पर उछाल दिया। ओई, मिसिस शिराजी घबराकर सोफे पर खड़ी हो गई। उनके इस तरह सोफे पर खड़े होने पर सब बेख्तियार हंस पड़े। अरे घबराओ नहीं, ये सांप किसी बकरी की तरह मासूम है, डॉक्टर शिराजी ने मिसिस शिराजी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। फिर एक सांप को पकड़कर उसका मुंह मिसिस शिराजी के मुंह के सामने किया। हटाइए, मुझे डर लग रहा है, मिसिस शिराजी मिनमिनाई। देखो, इस सांप के जहरीले दांत तोड़ दिए गए हैं, ये किसी को भी नहीं डर सकता। डॉक्टर शिराजी ने सांप का मुंह मिसिस शिराजी के चेहरे के सामने लाकर खोला तो मिसिस शिराजी ने देखा कि सांप के मुंह पर सामने की जानिब डसने वाले दोनों दांत टूटे हुए हैं। ठीक है, ये जहरीले नहीं है, मगर मुझे इनसे घिन आ रही है, मिसिस शिराजी अपना मुंह हाथ पर रखते हुए बोली। जरा अपने लाडले को देखो, कैसे सांपों से खेल रहा है, डॉक्टर शिराजी ने अपनी बीवी की तवज्जो शानी की जानिब दिलाते हुए कहा तो मिसिस शिराजी ने नज़र उठाकर अपने बेटे शानी को देखा, जो कमरे के बैरूनी दरवाजे के पास खड़ा एक बड़े से काले रंग के सांप से खेल रहा था। सांप की दुम शानी के गले में किसी नेकलेस की तरह बल खाई हुई थी, जबकि सांप का मुंह शानी के मुंह के सामने था। सांप बार बार अपनी दो शाखा जबान बाहर निकालकर शानी के गाल से लगा रहा था। वाह, हमारा शहजादा तो बहुत बहादुर है, शाहनवाज ने शानी को बड़े प्यार से सिया रंग के सांप से खेलते देखा तो कहा। मालिक, सूर्या की खौफजदा आवाज़ आई तो सबने सूर्या की जानिब देखा। सूर्या की आंखें उसके अपने हलकों से बाहर को निकली पड़ रही थी। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो रहा था। वो टिकटिकी बांधे शानी को सिया सांप से खेलता देख रहा था। क्या हुआ सूर्या, शाहनवाज ने सूर्या को खौफजदा देखा तो हैरान होकर पूछा। मालिक, ये तो सिया कोबरा है, ये सांप तो हमारे पास नहीं था, कहाँ से आया, सूर्या इंतहाई खौफजदा लहजे में बोला। क्या मतलब? हाँ मालिक, ये सिया कोबरा शायद सांपों की खुशबू पाकर बाहर से अंदर आया है।
सूर्य बदस्तूर खौफजदा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था, जबकि शानी हर बात से बेनियाज निहायत इन्हमाक के साथ सियाह कोबरे के साथ खेल रहा था। शानी! डॉक्टर शिराजी और शाहनवाज शानी की जानिब दौड़े। शानी निहायत आराम से सियाह कोबरा के साथ खेलने में मगन था। शानी, शानी बेटा, इस सांप को नीचे छोड़ दो। शाहनवाज ने शानी के करीब पहुंचकर शानी से कहा। शाहनवाज ने शायद डॉक्टर शिराजी को भी हाथ के इशारे से रोक दिया कि कहीं वो सियाह कोबरा को शानी से छीनने की हिमाकत न कर बैठे। नहीं, ये मेरा दोस्त है, शानी ने जिद्दी बच्चे की तरह इठलाकर जवाब दिया। शानी बेटा, इस सांप को छोड़ दो, ये देखो कितना खूबसूरत सांप है। डॉक्टर शिराजी ने शानी को हरे रंग का एक खूबसूरत सांप दिखाते हुए कहा। डॉक्टर शिराजी की कोशिश थी कि शानी जल्द अज जल्द कोबरा नाग को अपने आप से दूर कर दे। नहीं, मुझे तो यह सांप ही अच्छा लग रहा है, मैं इसके साथ ही खेलूंगा। शानी अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो मुसलसल कोबरा नाग के साथ खेल में मगन था। सियाह कोबरा का मुंह शानी के चेहरे के बिल्कुल सामने था और उसकी दो शाखा जबान शानी के चेहरे को छू रही थी। यह सब देखकर डॉक्टर शिराजी के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। शानी बेटा, तुम इस सांप को छोड़ दो तो मैं तुम्हें और सांप दिखाऊंगा जो इस सांप से भी ज़्यादा बड़े हैं। शाहनवाज ने शानी को लालच दिया। सच चाचू? हाँ बिल्कुल सच, मगर पहले सांप को ज़मीन पर रख दो। शाहनवाज की बात सुनकर शानी ने सियाह कोबरे पर एक नज़र डाली। सियाह कोबरा अपनी सुर्ख गोल अंगारा बरसाती आंखों से शानी को देख रहा था। दोस्त फिर मिलेंगे, इतना कहकर शानी ने अपने गले में हार की तरह पड़े कोबरा की दुम को अपने हाथों से पकड़कर अपने गले से निकालना शुरू किया। डॉक्टर शिराजी मुसलसल शानी को कोबरा को ज़मीन पर रखने के लिए राज़ी कर रहे थे। शानी ने अपने गले से कोबरा की दुम को निकाला और कोबरा को ज़मीन पर रखने के लिए नीचे झुका तो सियाह कोबरा का चेहरा डॉक्टर शिराजी के चेहरे के सामने हो गया। कोबरा ने अपनी सुर्ख आंखों से डॉक्टर शिराजी को घूरा। सियाह कोबरा की सुर्ख आंखें देखकर डॉक्टर शिराजी को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। डॉक्टर शिराजी को देखते ही सियाह कोबरा की आंखों में शनासाई की एक लहर दौड़ गई और इस बात को डॉक्टर शिराजी ने भी महसूस किया कि जैसे सियाह कोबरा ने उन्हें पहचानने की कोशिश की हो। डॉक्टर शिराजी ने इस बात को अपना वहम जाना और बार बार शानी को सियाह कोबरे से खुद को दूर करने के लिए राजी करने लगे। जैसे ही शानी ने सियाह कोबरा को ज़मीन पर रखा, डॉक्टर शिराजी ने नज़र उठाकर शानी की जानिब देखा। कोबरा मुसलसल डॉक्टर शिराजी को घूर रहा था। जब कोबरा ने देखा कि शानी को देखते हुए डॉक्टर शिराजी की आंखों में प्यार उमड़ आया है, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोबरा मुस्कुरा दिया हो। कोबरा को ज़मीन पर रखने के बाद शानी जैसे ही पीछे हटा, डॉक्टर शिराजी तेज़ी के साथ आगे बढ़े और उन्होंने शानी को अपनी बाहों में भींच लिया और कोबरा से दूर ले जाने लगे। लेकिन उसी वक्त कोबरा ने तेज़ी से पलटी मारी और ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ता हुआ शानी के करीब पहुंचा हो, और शानी के करीब पहुंचते ही उसने शानी की पिंडली पर अपने जहरीले दांत गाड़ दिए। शानी के मुंह से एक तेज़ और तकलीफदेह चीख निकली। कोबरा ने लम्हे भर में अपना जहर शानी के जिस्म में उतार दिया। शानी को डसते ही कोबरा बिजली की तेज़ी के साथ कमरे से बाहर निकल गया और बाहर उगी हुई झाड़ियों में रूपोश हो गया। डॉक्टर शिराजी और शाहनवाज शानी को संभालने लगे, जो तकलीफ के बायस बुरी तरह तड़प रहा था। हाय मेरा बच्चा! मिसेस शिराजी लपक कर शानी के करीब आई और शानी से लिपट गई और जार जार रोने लगी। डॉक्टर शिराजी ने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और शानी की पिंडली पर उस जगह जहां कोबरा ने डसा था उस जगह से थोड़ा ऊपर की जानिब सख्ती के साथ रुमाल बांध दिया ताकि कोबरा का जहर शानी के पूरे जिस्म में न फैल सके। जल्दी से कार में से मेरा फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाओ, मैं अभी चीरा लगाकर जहर निकालता हूँ, डॉक्टर शिराजी ने अपने छोटे भाई शाहनवाज से कहा। मालिक, ये कोबरा नाग का जहर है, ये चीरे से नहीं निकलेगा, बल्कि ये जहर चीरा लगते ही सारे बदन में फैल जाएगा, सूर्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इतनी देर में वो सारे सांप दोबारा पिंजरे में बंद कर चुका था। फिर कैसे निकलेगा ये जहर? डॉक्टर शिराजी ने बेताबी से पूछा। कोबरा नाग का जहर सिर्फ कोबरा नाग ही चूस कर निकाल सकता है, शाहनवाज ने बेबसी के साथ डॉक्टर शिराजी को जवाब दिया। कोबरा नाग? मगर कोबरा अपना जहर वापस क्यों चूसेगा? डॉक्टर शिराजी हैरान रह गए। मालिक, कोई सपेरा जो बीन बजाने में माहिर हो, वो अगर बीन पर मखसूस धुन बजाए तो कोबरा नाग मजबूर होकर अपना जहर वापस चूस लेगा, सूर्या ने डॉक्टर शिराजी को बताया। ऐसा बीन बजाने वाला कहाँ मिलेगा? डॉक्टर शिराजी की बेताबी उरूज पर थी। मालिक, अपने गांव में रहता है एक सपेरा जो ऐसी बीन बजाता है कि कोबरा नाग मजबूर होकर अपना जहर वापस चूस लेता है, सूर्या ने जवाब दिया। कौन है वो? माछू सपेरा।
तो बुलाओ उसे, जल्दी से कहो उससे कि हवेली से बुलावा आया है। डॉक्टर शिराजी ने जल्दी से कहा। मगर मालिक। क्या मगर? जल्दी से बुलाओ उसे। डॉक्टर शिराजी शानी के माथे से पसीना पोंछते हुए बोले। मिसिस शिराजी मुसलसल रोई जा रही थी। मालिक, जब से उसका इकलौता बेटा मरा है उसने सपेरे का काम छोड़ दिया है और अपनी बीन भी एक संदूक में बंद कर दी है। अपने बेटे के मरने के बाद माछू ने कभी बीन नहीं बजाई। सूर्या ने तफसील से जवाब दिया। सूर्या, उसे बुला लाओ, हम उसका मुंह सच्चे मोतियों से भर देंगे। उसको इतना पैसा देंगे कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। शाहनवाज ने सूर्या से कहा। शानी की हालत गैर होती जा रही थी। उसका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा सिया पड़ने लगा था। मिसिस शिराजी के साथ मिसिस शाहनवाज भी हिचकियां ले लेकर रो रही थी। डॉक्टर शिराजी की आंखों में भी अपने लाडले बेटे की तकलीफ देखकर आंसू आ गए थे। जल्दी जाओ सूर्या, माछू को बुलाओ। शाहनवाज ने एक बार फिर सूर्या से कहा तो सूर्या तेजी के साथ हवेली के मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। खस्ताहाल झोंपड़ी की छत में जगह जगह से बारिश का पानी झोंपड़ी के अंदर टपक रहा था। बारिश भी मूसलाधार हो रही थी। हर सू खामोशी छाई थी। बस बारिश की तेज आवाज़ थी। माछू और उसकी बीवी झोंपड़ी के कोने में बिछी हुई एक टूटी हुई चारपाई पर बैठे थे। माछू और उसकी बीवी जिस जगह बैठे थे उस जगह पर झोंपड़ी की छत से पानी नहीं टपक रहा था, लिहाजा वो दोनों सिमटे हुए चारपाई पर बैठे थे। आज तो मीना बड़े जोर का बरस रहा थे, माछू बुड़बुड़ाया। माछू की बीवी ने पोपले मुंह से हूँ कहा। बचपन में हम सुनत रहे कि जब जमीन में जुलम होवे तो खुदा को जला लावे और हो इस तरह जोरों की मीना बरसावे। माछू बोला, मगर उसकी बात का माछू की बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो टिकटिकी बांधे झोंपड़ी की छत को तक रही थी, जहां से बारिश का पानी निहायत तेजी के साथ झोंपड़ी में दाखिल हो रहा था। और कुछ देर बरसात ऐसी तेजी में होती रही तो बाढ़ आ जाएगी, माछू ने खदशा जाहिर किया। अच्छा है, आ जावे बाढ़, हमारे पास क्या धरा है जो बाढ़ में बह जावेगा। माछू की बीवी माछू की बात सुनकर बोली। हाँ, हमारे पास कौन सा खजाना दफन है, माछू बुड़बुड़ाया। उसी वक्त किसी ने माछू की झोंपड़ी का खस्ता दरवाज़ा खटखटाया और माछू की नाम की सदा लगाई। अरे ये कौन आ गयो इतनी बरसात में, माछू चारपाई से उठता हुआ बोला। उसी वक्त बाहर से माछू की नाम की सदा दोबारा बुलंद हुई और साथ ही माछू की झोंपड़ी का दरवाज़ा पहले से ज़्यादा जोर से खटखटाया गया। आ रिया हूँ, क्या किवाड़ तोड़ दोगे, माछू ने लाठी थामकर आगे बढ़ते हुए जोर से कहा और झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। कौन है, माछू ने अपनी आंखों के ऊपर हाथ का छज्जा बनाते हुए कहा, क्योंकि उसकी आंखों में बारिश का पानी उतर रहा था। मैं सूर्या हूँ माछू, आने वाले ने अपना नाम बताया। सूर्या, बहुत दिन बाद दिखाई दियो, माछू ने सूर्या को देखते हुए कहा। माछू, मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ, सूर्या ने जल्दी से कहा। हाँ बोल, क्या बात है। वो हवेली में मालिक के बेटे को कोबरा नाग ने डस लिया है, तुम जल्दी से चलो, सूर्या असल मतलब पर आया। हवेली माँ, माछू सोचते हुए बुड़बुड़ाया। वो शहर में जो डॉक्टर हुए उनके बिटवा को डस लियो, माछू ने सूर्या से पूछा। हाँ हाँ, उनके लड़के को ही कोबरा नाग ने डस लिया है, माछू जल्दी से चलो, सूर्या की आवाज़ में बेकरारी थी। क्या लड़के हैं उस डॉक्टर के, माछू ने पूछा। एक ही लड़का है, यही कोई 14-15 का सन लगा होगा, जल्दी चलना माछू, सूर्या बेकरार हो रहा था। ऊपर बैठा मालिक हर गुनाह की सजा इसी दुनिया में देता है, अब पता चली होगा डॉक्टर को बिटवा का दुख का होवत है, माछू ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा। मगर फिर उसने जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर ली, क्योंकि आसमान की जानिब देखने से माछू की आंखों में बारिश का पानी चला गया। माछू अपने हाथों से अपनी आंखों को साफ करने लगा। माछू, कठोर ना बन, चलना हवेली में, सूर्या ने इल्तिजा की। हम भी बड़ी मिन्नत करे, अपना सर उसके पाँव में रखे, मगर हो बोला हलताल है, ना देखे हमरे ललन को, मर गयो हमरा ललन, मार डालियो उस डॉक्टर ने हमरे ललन को। आज उसको पता लगियो कि बिटवा के मरने का कितना दुख होवे। जमा किए ना उसने बिटवा वास्तन बहुत पैसा, हाँ बहुत पैसा है ना उसके कने, जा बोल दे हम ना आवे, पैसे से किसी दूजे को बुला ले में, हम ना आवे। इतना कहकर माछू अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया और उसने झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। सूर्या कुछ देर तक माछू को आवाज़ें लगाता रहा, मगर फिर मायूस होकर वापस हवेली चला गया। आज हमरा कलेजा ठंडा हो गयो, आज हमारी बद्दुआ लग गयो, अब पता चलेगा उस डॉक्टर को। माछू बुड़बुड़ाता हुआ वापस अपनी बीवी के पास चारपाई पर बैठ गया।
माछू की बीवी ने भी सूर्य और माछू की सारी बातें सुन ली थी। इतनी बरसात में कौन जावत है, ना बरसात ना भी होवे हो सवारी भेज दियो तो भी ना जावत। याद न कैसे कैसे मिन्नत कराई उस डॉक्टर की, बस एक बार देख ले हमरे ललन को। मगर वो ना सुने हमरी बात, ना देखे हमरे ललन को। मर गयो, हाँ मर गयो हमरा ललन। कैसी कलेजे में छुरियां चलत हैं बिटवा की तकलीफ देखकर। हमरा ललन भी ऐसा तकलीफ में तड़प रहे हो। माछू मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। अपने बेटे की तकलीफ याद आने से माछू की बीवी की आंख में भी आंसू भर आए और वो दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने लगी। ला मन ने खाना दे दे, आज मैं मीठी नींद सोऊंगा, माछू ने अपनी बीवी से कहा। तो उसकी बीवी ने झोंपड़े के कोने में मिट्टी के बने चूल्हे पर रखी देगची से खिचड़ी निकाली और माछू के सामने रख दी। माछू ने थोड़ा सा खाना खाया और हाथ खींच लिया। का हुआ, खाना तो खा लियो और ना खाई जावत। माछू खाने की प्लेट अपनी बीवी को वापस करता हुआ बोला। हाँ दिल तो हवेली में अटका होवे ना, खाना काहे अच्छा लगत, माछू की बीवी ने तंज किया। ना क्यों अटकेगा हमरा दिल हवेली में, कौन सा हमरे संबंधी रहत रहे हवेली में, माछू ने जवाब दिया और अपने हाथ को तकिया बनाकर चारपाई पर लेट गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि सांप की खबर पाकर माछू सपेरा दौड़ना गया था, वरना जब भी उसे खबर मिलती कि किसी सांप ने किसी को डस लिया है तो वो किसी चीज की परवाह किए बगैर उस मुतासिरा शख्स के पास पहुंच जाता। अंधेरी रात हो या चिलचिलाती धूप, बरसात हो या तूफानी बगोले, कोई चीज माछू सपेरे को ना रोक पाती। उसने ऐसे ऐसे लोगों की जान बचाई जो हर जानिब से मायूस होकर मौत का इंतजार कर रहे थे। माछू को गिनती याद नहीं कि उसने कितने लोगों की जान बचाई जिन्हें सांप ने डस लिया था, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि माछू को सांप के काटने की इत्तला मिली, मगर वो मुतासिरा शख्स के पास जाने की बजाय आराम से सोने के लिए चारपाई पर लेट गया। माछू की बीवी ने खाने की प्लेट देगची के पास रखी और खुद भी दूसरी चारपाई पर लेट गई। नींद माछू की आंखों से कोसों दूर थी। वो जितना सोने की कोशिश करता, नींद उतना ही उससे दूर भाग रही थी। माछू की आंखों के सामने बार बार अपने प्यारे बेटे ललन का चेहरा आ रहा था, जो तकलीफ से बुरी तरह तड़प रहा था, और माछू बेबसी से हाथों में ललन को उठाए इधर उधर भाग रहा था। काफी देर तक माछू सोने की कोशिश करता रहा, मगर जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर अपनी चारपाई पर बैठ गया और आहिस्ता से चारपाई से नीचे उतरा और अपनी लाठी थामकर झोंपड़ी के दरवाजे तक आया और दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। दरवाजा खुलने की आवाज से माछू की बीवी की आंख खुल गई। क्या हुआ, इतनी रात को कहाँ जात हो, माछू की बीवी ने पूछा। कहीं ना, ये देखा था कि मी थमी या ना, माछू ने जल्दी से जवाब दिया। थम गई, सोई जाओ। नींद ना आवे, काहे आवेगी नींद, दिल तो हवेली में अटका होत है ना, काहे दिल हवेली में अटका हुए, कैसन बात करत रही हो, ओ कौन सी नेकी करत हमरे साथ जो हमरा दिल हवेली में अटका हुए, माछू चिढ़कर बोला। उठे तो इसी इरादे से ना, इतना बावला ना हूं, जो कांटे चबोए मन उसे फूल ना देऊं, माछू ने जवाब दिया और दरवाज़ा बंद करके वापस अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया। माछू की बीवी ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। माछू उसी तरह चारपाई पर बैठा हुआ था। इसका दिल वाकई हवेली में ही अटका हुआ था। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। कोबरा के डसने की तो बड़ी अजियत होती है, कोबरा नाग का डसा तो बहुत तड़प तड़प कर मरता है। न जाने कितनी देर तक माछू अपनी चारपाई पर बैठा ये सब सोचे जा रहा था। माछू मुसलसल सोचों में गुम था। उसकी सोचों का सिलसिला एक खुटके की आवाज़ से मुनक़ता हो गया। उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा। उसकी बीवी पुराने संदूक के पास बैठी थी। उसने संदूक का ढक्कन ऊपर उठा रखा था। फिर माछू की बीवी ने खुले संदूक के अंदर हाथ डाला और बरसों से बंद माछू की बीन निकाली और उसको अपने फटे हुए दुपट्टे से साफ किया। बीन को माछू ने बरसों पहले उस संदूक में बंद कर दिया था। लल्लन के मरने के बाद माछू ने कभी बीन को हाथ तक नहीं लगाया था। माछू की बीवी बीन को अपने दुपट्टे से साफ करते हुए माछू के पास आई और माछू के हाथ में बीन देते हुए बोली, जाकर उस डॉक्टर के बिटवा को बचा लो। हमरे लल्लन के नसीब में जो लिखा था वो हुआ। लल्लन के मरण में उसके बेटे का कसूर ना है। माछू ने चुपचाप अपनी बीवी के हाथों से बीन ले ली। बीन पकड़ते वक्त माछू के हाथ में लर्जा तारी हो गया। उसने उन लरसते हाथों में बीन थाम ली। फिर माछू की बीवी ने एक पैबंद ज़्यादा गर्म चादर भी माछू के कंधे पर डाल दी। बारिश थमने के बाद जाड़ा हो गया, ये गर्म चादर ओढ़ ले। माछू ने चादर अपने जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेट ली। फिर माछू की बीवी ने लालटेन की लो
ऊंची की और लालटेन माचू के हाथ में थमा दी और माचू के कंधों पर सपेरों का मखसूस झोला लटकाया और कहने लगी, ललन के अब्बा, माँ ललन को बड़ी तकलीफ से जन्म दियो। वो मोरे जिगर का टुकड़ा था, जो उसके नसीब में था वो हुआ। माँ उस डॉक्टर को माफ़ कर दियो, तू भी माफ़ कर दियो। माचू ने अपनी बीवी की बात सुनकर अपना सर झुका लिया और अपनी बीन अपने झोले में रखकर एक हाथ में लालटेन और दूसरे में लाठी पकड़कर अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर बादल छाए हुए थे। अंधेरा बहुत गहरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, जगह जगह पानी जमा था। माचू एहतियात के साथ लालटेन की मध्यम रोशनी में रास्ता देखते हुए हवेली की जानिब चल दिया। माचू जब हवेली के सामने पहुंचा तो हवेली सुनसान पड़ी थी। हवेली की लाइटें बंद थी। ऐसा लगता था जैसे हवेली मातम कर रही हो। हवेली में मातम के लिए माचू ने बहुत बद्दुआएं मांगी थी, मगर जब आज हवेली में सचमुच का मातम बरपा था तो माचू का दिल कट रहा था। माचू हवेली के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर भी कोई आवाज़ तक नहीं थी। माचू का दिल धक धक करने लगा। कहीं कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई, माचू ने सोचा। नहीं नहीं। माचू तेज कदम उठाता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। माचू बचपन में कई बार हवेली में आ चुका था, लिहाजा हवेली उसके लिए अनजान न थी। माचू को एक बड़े कमरे में रोशनी नजर आई तो वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होकर माचू ने देखा कि एक लड़का मसेरी पर लेटा हुआ है। उस लड़के का सुर्ख सफ़ेद रंग सिया पड़ चुका है। वो लड़का नीम गुनूदगी के आलम में लेटा है। उस लड़के का सर एक औरत के जानों पर है। वो औरत मुसलसल रोई जा रही है, जबकि मसेरी के सरहाने डॉक्टर शिराजी भी गमनाक अंदाज में खड़ा बेबसी से हाथ मल रहा है। मसेरी के गिर्द और भी चंद लोग खड़े हैं, उनमें सूर्या भी शामिल है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन सब ने सर उठाकर दरवाजे की सिमत देखा तो सूर्या उछल पड़ा। माचू, माचू सपेरा आ गया। मालिक, माचू सपेरा आ गया, सूर्या ने डॉक्टर शिराजी और शाहनवाज से कहा। माचू सपेरा कमरे में दाखिल होकर रुक गया और सबकी जानिब देखने लगा। माचू सपेरे को देखकर डॉक्टर शिराजी तेजी के साथ आगे बढ़ा और माचू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, माचू, माचू मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि औलाद का दुख क्या होता है। औलाद की तकलीफ पर माँ बाप के दिल पर कैसे छुरियाँ चलती हैं। मुझे माफ़ कर दो माचू। डॉक्टर शिराजी माचू के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। माचू डॉक्टर शिराजी को नज़रअंदाज करता हुआ शानी की मसेरी के पास आया और शानी की बंद आंखें किसी माहिर डॉक्टर की तरह खोलकर देखने लगा। फिर माचू ने उस जगह को दबाकर देखा जहां कोबरा सांप ने डस लिया था। डॉक्टर शिराजी पुरुमीद नज़रों से माचू को देख रहे थे। एक गिलास में पानी लाइयो, माचू ने कहा तो डॉक्टर शिराजी ने जल्दी से कॉर्नर पर रखे जग से एक गिलास पानी भरा और माचू को दिया। पानी का गिलास हाथ में पकड़कर माचू ने अपने झोले से एक बूटी निकाली और गिलास के पानी में डाल दी। बूटी पानी में फौरन हल हो गई। बूटी के पानी में हल होते ही माचू ने एक चमचे से गिलास का पानी थोड़ा थोड़ा करके शानी के हलक में टपकाना शुरू कर दिया। जैसे ही आधा गिलास पानी शानी के जिस्म में उतरा, शानी को एक जोर का ठुसका लगा और वो खांसने लगा। खांसने के साथ शानी के मुंह से तकलीफ के मारे आहें भी निकल रही थी। और तन को कमरे से जाने का कहियो, माचू ने डॉक्टर शिराजी से कहा। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मिसिज शिराजी माचू की बात सुनकर शानी से लिपट कर रोने लगी। मिसिज शिराजी की बात सुनकर डॉक्टर शिराजी ने मिसिज शाहनवाज को इशारा किया कि वो इन्हें कमरे से बाहर ले जाएं। डॉक्टर शिराजी का इशारा पाकर मिसिज शाहनवाज ने मिसिज शिराजी को कंधे से पकड़ा। भाभी, आप शानी को सही देखना चाहती हैं ना? हाँ, तो फिर आप मेरे साथ आइए, मिसिज शाहनवाज ने कहा और मिसिज शिराजी को कंधे से पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगी। कमरे से बाहर जाने तक मिसिज शिराजी पलट पलट कर अपने लाडले बेटे को देखती रहीं। वो खुद तो कमरे से चली गईं, मगर उनका दिल अपने बेटे में ही अटका हुआ था। जब दोनों खवातीन कमरे से बाहर चली गईं तो माचू ने अपना झोला जमीन पर रखा और झोले में हाथ डालते हुए बोला, सब जने बिटवा से दूर हो जाइयो। माचू की बात सुनकर सब लोग शानी की मसेरी से दूर खड़े हो गए। जब सब लोग शानी की मसेरी से दूर हो गए तो माचू ने थैले से अपनी बीन निकाली। बीन को देखते ही माचू की आंखें भर आईं। उसे अपने बेटे ललन की याद आने लगी। माचू ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और बीन अपने होठों से लगा ली। बीन होठों से लगते ही माचू ने अपनी आंखें बंद कर ली। माचू के गाल इस तरह फूल गए जैसे उनमें हवा भर गई हो। फिर माचू बीन बजाने लगा। बीन बजाते हुए माचू के गाल फूल और पिचक रहे थे।
उसकी उंगलियां बीन पर थिरक रही थी। बीन से इंतहाई खूबसूरत और सहरंगेज धुन निकल रही थी। माचू के अलावा कमरे में मौजूद दीगर नफूस बेहिसो हरकत खड़े माचू को बीन बजाते हुए देख रहे थे, जबकि मसेरी पर लेटे शानी के मुंह से वक्फे वक्फे से तकलीफदेह आवाज़ें निकल रही थी। माचू काफ़ी देर तक बीन बजाता रहा। जब माचू को बीन बजाते काफ़ी देर हो गई तो अचानक कमरे के खुले दरवाजे से एक सियाह कोबरा नाग कमरे में दाखिल हुआ। सूर्य की नज़र सबसे पहले कोबरा नाग पर पड़ी तो उसने इशारे से डॉक्टर शराजी और शाहनवाज की तवज्जो दरवाजे की जानिब दिलाई, जहां से कोबरा नाग लहराता बल खाता बीन की धुन पर झूमता हुआ कमरे में दाखिल हो रहा था। कोबरा नाग को देखकर डॉक्टर शराजी के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। सियाह कोबरा लहराता झूमता हुआ माचू सपेरे के सामने आ गया और बीन की धुन पर रक्स करने लगा। माचू ने तेजी के साथ बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की आवाज़ पर कोबरा नाग इस तरह बल खा रहा था जैसे उसे वशद आ गया हो। वो मुसलसल अपने सर को झटके दे रहा था। माचू ने अपनी आंखें खोलकर कोबरा नाग को देखा तो हैरत से माचू की आंखें जैसे फट गई। उसके होंठ रुक गए, उसकी थिरकती उंगलियां साकित हो गई। चंद लम्हे माचू इंतहाई हैरत से कोबरा नाग को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, बबुआ तू? माचू हैरत से कोबरा नाग को देख रहा था। फिर माचू की आंखों में आंसू भर आए। बबुआ, तूने अपने दोस्त का इंतकाम ले लिया। माचू आंसू साफ करता हुआ कोबरा नाग से मुखातिब हुआ। कोबरा नाग अपना सर उठाए माचू को घूर रहा था। उसकी दो शाखा जबान बार बार उसके मुंह से बाहर आ रही थी। वो मुसलसल माचू की आंखों में देख रहा था। कोबरा नाग की आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। वो इंतहाई गुस्से में मालूम हो रहा था। नाग की आंखों से निकलते शोले डॉक्टर शराजी ने भी महसूस कर लिए थे। उनका दिल डूबता जा रहा था। बबुआ, मैंने ललन का खून माफ कर दियो, तू भी इन्हें माफ कर दे। माचू की आंखें फिर भर आईं। माचू ने दोबारा बीन अपने होठों से लगाई और बीन बजाने लगा। बीन की आवाज़ के साथ ही कोबरा नाग झूमने लगा। माचू मुसलसल बीन बजा रहा था और कोबरा नाग माचू की बीन पर मुसलसल झूम रहा था। बीन बजाते बजाते माचू अपनी जगह से उठा और मसेरी पर शानी के पास बैठ गया और वहां बैठकर बीन बजाने लगा। माचू की इस हरकत पर कोबरा नाग तेजी से जमीन पर लौटने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे माचू का शानी के बराबर बैठकर बीन बजाना पसंद नहीं आया और फिर वो अपने शदीद गुस्से का इजहार करने लगा। ना बब्बा ना, ऐसा ना करत, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। माचू ने एक बार फिर सांप को मुखातिब किया। सब लोग इंतहाई हैरत के साथ ये तमाम मंजर देख रहे थे। कोबरा नाग के गुस्से को देखकर उन सबके चेहरों पर खौफ के आसार पैदा हो गए थे। वो सब इंतहाई खौफजदा नज़रों से माचू सपेरे और कोबरा नाग को देख रहे थे। डॉक्टर शराजी खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े, कभी खौफजदा नज़रों से कोबरा सांप को देखते और कभी उम्मीद भरी नज़रों से माचू को घूरने लगते, क्योंकि वो जानते थे उनके बेटे की ज़िंदगी माचू ही बचा सकता है। वही अपनी सहर अंगेज बीन के ज़रिए कोबरा नाग को मजबूर कर सकता है कि वो अपना जहर वापस चूस ले। लिहाजा डॉक्टर शराजी उम्मीद भरी नज़रों से माचू की जानिब देख रहे थे। माचू ने दोबारा बीन बजानी शुरू की। बीन की आवाज़ पर कोबरा सांप दोबारा रक्स करने लगा। रक्स करते करते कोबरा नाग शानी की मसेरी पर चढ़ने लगा। शानी की मसेरी पर चढ़कर कोबरा नाग शानी के ऊपर बैठ गया और झूमने लगा। झूमते झूमते कोबरा नाग शानी के ऊपर रेंगने लगा और रेंगते रेंगते शानी के उस पैर की जानिब आया जहाँ कुछ देर पहले उसने काटा था। माचू मुसलसल बीन बजा रहा था, साथ ही वो बीन को कोबरा सांप के मुंह के सामने लहराने लगा। कोबरा सांप शानी के जिस्म पर बैठा थोड़ी देर झूमता रहा। फिर उसने शानी के पैर पर ठीक उस जगह जहाँ उसने थोड़ी देर पहले काटा था, ठीक उसी जगह पर एक बार फिर अपने दांत गाड़ दिए। माचू बीन बजाता जा रहा था और कोबरा नाग अपना जहर वापस चूस रहा था। जब कोबरा नाग ने अपना सारा जहर वापस चूस लिया तो माचू ने बीन बजानी बंद कर दी और कोबरा सांप को गर्दन के पास से पकड़ लिया। कोबरा नाग गुस्से से बल खाने लगा। उसने अपनी दुम को माचू के हाथ पर कई बल दिए और अपनी गर्दन माचू के हाथ से छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद करने लगा। ना बबुआ ना गुस्सा ना कर। माचू ने कोबरा नाग के सर पर आहिस्ता से अपना हाथ फेरना शुरू किया। जरा सी देर में कोबरा नाग पुरसुकून हो गया तो माचू ने अपने झोले में से एक पिटारी निकाली और कोबरा सांप को पिटारी में बंद करके पिटारी को अपने झोले में रख लिया। फिर माचू ने अपने झोले में से एक सफ़ेद चमकदार पत्थर निकाला। पत्थर इतना चमकदार था कि उस पर आंखें नहीं टिक रही थी। यह मनका है, सूर्या ने डॉक्टर शेराजी और शाहनवाज को बताया। मनका? माचू ने मनका शानी के जख्म पर रखा
तो मनके का चमकदार सफ़ेद रंग तब्दील होने लगा। थोड़ी देर में मनके का रंग हल्के नीले रंग में तब्दील हो गया। मनके का रंग तब्दील होने के साथ ही शानी का रंग भी तब्दील होना शुरू हो गया और सिया पड़ती रंगत की जगह शानी का असल सुर्ख सफ़ेद रंग वापस आने लगा। थोड़ी देर में मन का मुकम्मल नीला हो गया। मनके के नीले होने के साथ शानी का सुर्ख सफ़ेद रंग भी मुकम्मल तौर पर वापस आ गया और शानी ने अपनी आंखें खोल दी। शानी के आंखें खोलते ही माछू शानी की मसेरी से नीचे उतर कर खड़ा हो गया और अपना सामान संभालते हुए बोला, बिटवा की माँ को बुलाइयो। माछू की बात सुनकर डॉक्टर शिराजी ने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। डॉक्टर शिराजी की आवाज़ के साथ ही कमरे का दरमियानी दरवाज़ा खुला और मिसिज शिराजी कमरे में दाखिल हुई। वो सारा वक्त बंद दरवाजे के साथ ही खड़ी थी। जैसे ही मिसिज शिराजी कमरे में दाखिल हुई तो शानी ने गर्दन घुमाकर अपनी माँ को देखा और नहीफ आवाज़ में पुकारा, मम्मा। शानी की आवाज़ सुनकर मिसिज शिराजी तेज़ी के साथ उसकी जानिब बढ़ी और शानी को अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर अब ये खुशी के आंसू थे। बिटवा अब ठीक है, सवेरे से कुएं के ताज़ा पानी से नहला दियो, माछू ने डॉक्टर शिराजी से कहा और अपना झोला संभालकर लाठी टेकता हुआ वापसी के लिए चल दिया। माछू मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। माछू मुझे माफ़ कर दो। डॉक्टर शिराजी माछू का रास्ता रोकते हुए बोले, छोटे मालिक, आपके हाथन में खुदा शिफा दी है। आइंदा कोई माछू अपने लल्लन को लेकर आपके पास आवे तो उसे मना मत कीजिए, उसे बचा लीजिए। माछू अपने आंसू साफ करते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ माछू, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। आज मुझे अंदाज़ा हो गया है कि अपनों का दुख क्या होता है। जब कोई अपना सगा अपने सामने मौत के मुंह में जाता है तो इंसान कैसी बेबसी महसूस करता है। आज मुझे तुम्हारा दुख भी समझ आ गया है माछू। जवान बेटे की मौत से बड़ा दुख इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे माफ़ कर दो माछू। डॉक्टर शिराजी माछू के सामने हाथ जोड़कर रो पड़े। हम तुम्हारे को माफ़ कर दिए छोटे मालिक, माफ़ कर दिए। माछू ने डॉक्टर शिराजी के जुड़े हुए हाथ खोले और हवेली से बाहर की जानिब चल दिया। हवेली से बाहर निकलकर माछू ने देखा कि आसमान से बादल छट चुके हैं और चांद निकल आया है। चांद की ठंडी ठंडी चांदनी हर सू फैली हुई है। माछू को लगा जैसे कायनात की हर शय उसके इशार पर मुस्कुरा रही है। माछू के होंठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई और वो आसमान की जानिब देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद माछू और माछू की बीवी जब तक जिंदा रहे, हवेली वालों ने दोनों मियाँ बीवी का हर तरह का ख्याल रखा और उन्हें जरा भी खाने पीने और रहन सहन में तकलीफ न होने दी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।